नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। पठानकोट मामले पर नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी। पाकिस्तान से जुड़े हैं पठानकोट में आतंकी हमले के तार, रक्षा मंत्री ने माना सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक। शहीदों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 25 लाख के मुआवजे का ऐलान। आपराधिक मानहानि के मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान दर्ज, कहा सीबीआई जांच से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के आरोपों से किया इनकार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 5 साल पुरानी सरकारी डीजल वाहनों पर लग सकती है पाबंदी। एसयूवी गाड़ियों के स्टेशन पर जारी रहेगी रोक। स्कूली क्रिकेट में 1009 रन बनाकर प्रणव धनावड़े ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 323 गेंदें खेलकर लगाए 129 चौके, 59 छक्के। महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर सरकार को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही दिल्ली में आने वाले ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली डीजल इंजन गाड़ियों के पंजीकरण पर लगी रोक को बरकरार रखा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली से होकर गुजरने वाले कमर्शियल ट्रकों को भी अब दूसरे राजमार्गों से जाना होगा। आज उनने ये स्पष्टीकरण किया है कि हम चाहते हैं कि हर बॉर्डर पर बहुत निगरानी हो और बहुत हर ट्रक वाले से ये पूछा जाए कि आपका दिल्ली में काम है, क्या काम है, और अगर काम है और वो कागज़ दिखा सकते हैं कि काम है, तभी उनको दिल्ली में एंट्री मिलनी चाहिए। छोटी डीजल कारों पर भी सख्त रुख दिखाते हुए कोर्ट ने भविष्य में पॉल्यूशन टैक्स लगाए जाने का इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछा कि क्यों नहीं 5 साल से पुराने डीजल वाहनों को बदल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, कि ये जो व्यापार जो है वो सेकेंडरी है, जनता की सेहत जो है वो पहली है। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये इस तरह के जो है वो व्यवस्था करना चाह रहा है ताकि अच्छे अच्छे कानून प्रेसिडेंट सेट हों और जनता की सेहत को जो है वो सर्वोपरि रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट एसयूवी निर्माता कंपनियों महिंद्रा, टोयोटा और मर्सिडीज की याचिका पर बाद में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इन कंपनियों से पूछा है कि वो साबित करें कि कैसे उनके वाहनों से प्रदूषण नहीं फैलता। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सेहत तमाम फैसलों को लेकर असल में किस तरीके की बात हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके मायने क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, इस पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ पारितोष सी त्यागी साहब हैं जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं सीपीसीबी के। पारितोष साहब, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि 2000 सीसी से ज़्यादा जो डीजल इंजन गाड़ियों का मसला है, जिनको लेकर एक बड़ी चिंता मैं कहूँ कि कंपनी मेकर्स को है, कार मेकर्स को है, डीलर्स को है। कोर्ट के सामने उनकी दलील ये है कि हमारी जो बड़ी गाड़ियां हैं, इनकी एसयूवी हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए आती हैं और इसीलिए उनका पॉल्यूशन लेवल पेट्रोल की गाड़ियों से कम है। क्योंकि आप पॉल्यूशन बोर्ड में रहे हैं, आपने बहुत करीब से तमाम रिसर्च को देखा है। क्या वाकई उनकी दलील में दम दिखता है या फिर मैं कहूँ कि एक बेचने की छटपटाहट है जिसके चलते वो कोर्ट पहुंचे थे? दोनों ही बातें हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की तो होती आती है और पेट्रोल के मामले में वो तरक्की साफ देखने में भी आई, मगर डीजल के मामले में वो उतने साफ तौर से अभी साबित नहीं हुई है, क्योंकि दो एक बातें हैं जिसको कि उनके लिए भी शायद साबित करना मुश्किल होगा। पहली तो ये है कि WHO ने अपने एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट के मार्फत ऐसे कंपाउंड्स की एक लिस्ट बताई है जो कि डीजल जलने के बाद पैदा होते हैं और वो कैंसर पैदा कर सकते हैं। तो डीजल कार के बनाने वालों को साबित करना होगा कि अब नई टेक्नोलॉजी से ऐसे कंपाउंड नहीं बनेंगे या वो बाहर निकलने से रोक दिए जाएंगे। दूसरा ये है कि जो डीजल के इंजन होते हैं
उनकी फ्यूल एफिशिएंसी तो ज़्यादा अच्छी होती है जी। और डीजल सस्ता भी होता है, इसलिए लोगों का बहुत रुझान है कि वो डीजल की कार रखें ताकि उन्हें उसका सस्ता होने का फ़ायदा हो। मगर दो और पॉल्यूशन जो कि डीजल कार से निकलते हैं वो हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊंचे तापक्रम पर मिलते हैं तो उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं और ये हवा में जाकर एसिड्स बनाते हैं, जिससे कि तरह तरह के और नुकसान बिल्डिंग्स को और पानी के में रहने वाले जीव जंतुओं को और जो लोग सांस लेते हैं उस हवा में जिसमें कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा हैं, उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डीजल जलता है तो बहुत छोटे छोटे कण कार्बन के, जिनको कि स्मॉल पार्टिकुलेट्स कहते हैं जी। वो बनते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं और उनको ये भी साबित करना पड़ेगा कि ये कण अब नहीं बनते और बनते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। ऐसा अभी तक उन्होंने कोई चीज़ नहीं कही है। ज़्यादातर वो अपना यही साबित करते हैं कि वो फ्यूल के बारे में इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि कम ईंधन से ज़्यादा दूर जाया जा सकता है जी। और जो उनको इस्तेमाल करेगा वो इसलिए कम पॉल्यूशन पैदा लेकिन करेगा पार्थिव क्योंकि साहब, वो कम जो ईंधन सीएनजी यानी कि इस्तेमाल ग्रीन करेगा। फ्यूल को लेकर बाकी बात चीज़ों हो को रही है साबित करने के लिए और उन्हें उसको मेहनत इम्प्लीमेंट करनी कर ज़्यादातर हिस्सों में कहूँ कि किया जा चुका है और उसकी तरफ आगे बढ़ते दिख रहे हैं तमाम राज्य। लेकिन इसी ग्रीन फ्यूल यानी कि सीएनजी को लेकर भी एक रिपोर्ट है जो कि सीएसआईआर की है। डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एमओ गर्ग के हवाले से ये रिपोर्ट थी जो कि 2015 में दिल्ली के कई इलाकों में रिसर्च किया। वो ये इशारा करती है कि जो सीएनजी व्हीकल से धुआं ज़रूर नहीं निकलता है, लेकिन उससे निकलने वाला नैनो कार्बन पार्टिकल्स वो ज़्यादा खतरनाक है। क्या इसके बारे में आपकी राय है? क्या इस तरह की कोई रिसर्च आपको याद पड़ती है या फिर सीएनजी वाकई तमाम रिसर्च के बाद ये आप लोगों ने तय किया या तमाम जो एक्सपर्ट हैं कि वाकई ये ग्रीन फ्यूल है? यही बात मैं पहले कहने की कोशिश कर रहा था जब मैं स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर की बात कह रहा था। जी। और इसके लिए रिसर्च अलग अलग जगह यूनिवर्सिटी, आईआईटी और जगह भी हुई है और डब्ल्यूएचओ ने भी ऐसी रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया है अपने एक इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस कैंसर रिसर्च में और तब उन्होंने ये सब बातें बताई हैं और ये लिस्ट भी दी है कि कौन से कंपाउंड्स जो कैंसर पैदा कर सकते हैं वो भी इससे निकलते हैं। तो फिर सवाल ये कि ऑप्शंस क्या हैं? और जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, या कोर्ट ने कहा कि ट्रकों की आवाजाही कम कर दी जाए, बड़े जो कई सारे एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली में उसको रोकने की बात भी कही गई है, डीजल व्हीकल, डीजल टैक्सियों पर एक तरीके से मैं कहूँ कि पाबंदी भी लग सकती है अप्रैल के बाद, नए डीजल व्हीकल 2000 सीसी से ज़्यादा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा? क्या वो ईंधन है जो कि मैं कहूँ कि सेफ एंड सिक्योर है, जिसकी तरफ हमें बढ़ना होगा या सरकारें बढ़ेंगी? ये बात सच है कि क्या किया जाए इसमें सब लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। अभी आपने देखा कि दिल्ली ने इवन और ऑड फार्मूला अख्तियार किया जबकि नोएडा ने वीकली ऑफ फार्मूला अख्तियार किया और ये कहना कठिन है कि इनमें से कौन ज़्यादा समझदारी का है। और जो मैं कहूँगा हो सकता है उससे कुछ लोग सहमत हों और कुछ लोग ना सहमत हों। मैं तो कहना चाहूँगा कि जब बसें जो कि डीजल की थीं और टैक्सी जो डीजल की थीं उनको सीएनजी में परिवर्तित किया गया तो डीजल कार बनाने वाले और डीजल कार को इस्तेमाल करने की इच्छा रखने वालों को संकेत पकड़ लेना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। न सिर्फ ऐसा नहीं हुआ बल्कि जो अलग अलग विभाग और मंत्रालय हैं उन्होंने इन कारों को बनाने के लिए प्रोत्साहन, जगह का देना और हर तरह से बैंकों ने लोन देना और चीज़ों में इसकी सुविधा देना, ये सब जारी रखा। ये सब जारी रखने की जगह इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत रुकावट आती तो ये इतना रिवाज ना बढ़ता। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सड़क पर जगह तो सीमित है जी। और हम लोगों के ये टेंडेंसी होती जा रही है कि बजाय छोटी कार के बड़ी और बड़ी कार खरीदी जाने लगी हैं। ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने की चीज़ है और इसका तो रोकथाम करने की ज़रूरत है ही। पर मैं एक और नई बात कहना
चाहूंगा जी, वो बिल्कुल। ये कि लगातार कारों पर ही क्यों ध्यान है। हमारे शहर की बनावट जो होती है वो सिर्फ कार को ध्यान में रख के बनाई जाती है। पैदल और साइकिल से चलने वाले या साइकिल रिक्शा से चलने वाले जो कि मेट्रो स्टेशन से अपने काम की जगह जा सकते हैं, अगर उनके लिए इसका बंदोबस्त किया जाए तो उसको क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, जिससे कि कार जो कि सड़क पे आती हैं उनकी खुद की ही संख्या घटती चली जाए। यानी आप कहेंगे मेट्रो और पॉलिसी बड़ी लेवल बसों पर, के बारे में तो सभी कहते हैं कि ट्रांजिट का अच्छा बंदोबस्त हो जी, तो कार नहीं आएगी। पॉलिसी लेवल पर हमें फोकस जो है वो चेंज करने मैं की पैदल जरूरत है। और साइकिल चलाने वालों और साइकिल रिक्शा के बारे में कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, परसों वक्त की कमी है, लेकिन आपने जो इशारा किया मैं समझ सकता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है कि वो फोकस वहाँ पर रखे हुए पॉलिसियाँ उस तरह की बनाई जाए जहाँ पर रिक्शा, ऑटो रिक्शा या फिर साइकिल चलाने वाले या फिर जो कम पॉल्यूशन फैलाने वाले व्हीकल हैं उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, ना कि बड़ी गाड़ियाँ या फिर डीजल व्हीकल्स को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। दिल्ली की सड़कों पर सम विषम नियम के पालन में जनता पूरा सहयोग कर रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस फार्मूले को अब तक सफल बताया है। साथ ही उन्होंने आज राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। उधर डीएमआरसी ने दावा किया कि इस नियम के लागू होने के बाद 2 लाख अतिरिक्त यात्री मेट्रो की सवारी कर रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर भारत के मुख्य न्यायाधीश की है, जबकि दूसरी तस्वीर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय की। सम विषम नियम के अब तक सफल होने के लिए ऐसी तस्वीरों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बताती हैं इस नियम को सफल बनाने में न सिर्फ आम जनता का सहयोग बल्कि मंत्री से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक अपना योगदान दे रहे हैं। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने जस्टिस ए.के. सीकरी के साथ कारपूल किया। सोमवार को चीफ जस्टिस जस्टिस सीकरी की इवन नंबर में आए थे। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर ये जानने की कोशिश की कि क्या इस नियम की वजह से जनता को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। हमने जो है 32 लाख, अभी की जो हमारी क्षमता है 32 लाख लोगों को मेट्रो कैरी ऑन करने के लिए तैयार है, और ये जो है 28 लाख का एवरेज है और 28 लाख तक की यात्रा कल हुई है। डीएमआरसी के मुताबिक 1 जनवरी से मेट्रो रोज करीब 70 फेरे ज्यादा लगा रही है, यानी 15 जनवरी तक मेट्रो करीब 365 फेरे ज्यादा लगाएगी। डीएमआरसी के मुताबिक 4 जनवरी को करीब 28,19,657 लोगों ने मेट्रो से सफर किया था। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए जाने के बाद जनता को भी काफी सहूलियत मिल रही है। फ्रीक्वेंसी अच्छा हुआ है, भीड़ तो ऑलमोस्ट वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब कोई परेशानी ऐसी नहीं है कि ऑड इवन होने से मेट्रो में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म है, बहुत कम हो गया ट्रैफिक और बहुत बढ़िया किया, ये डन ए वेरी गुड थिंग। सम विषम नियम के लागू होने से ट्रैफिक की समस्या से तो निजात मिल गई है, लेकिन जिस मकसद को लेकर इस नियम को बनाया गया है, यानी प्रदूषण में कमी, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ऑड इवन नियम को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार ने बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तोड़ तो दे दिया, लेकिन अब जनता यही उम्मीद लगा के बैठी है कि ये तोड़ सिर्फ 15 दिन तक के लिए ही नहीं बल्कि एक लंबे समय तक दिया जाए तो बेहतर होगा। कैमरा पर्सन और निर्बान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पठानकोट में ऑपरेशन खत्म, सर्च जारी। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। रक्षा मंत्री ने किया एयरबेस का दौरा। पाकिस्तान को सौंपे गए हमले के सबूत। देखिए पहली खबर, ऑपरेशन पठानकोट, आज रात 8 बजे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट आतंकी हमले में जांच के साथ निर्णायक कदम उठाने का वादा किया है। शरीफ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया।
इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एयरबेस के दौरे के बाद कहा कि हमले में शामिल आतंकियों के पास से पाकिस्तान में बने हथियार और साजो सामान बरामद हुआ। 6 आतंकियों के मारे जाने के बाद सर्च अभियान आज चौथे दिन भी जारी है। पठानकोट में आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ने की खबरों के बीच मंगलवार को नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। कोलंबो से ही शरीफ ने इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का भरोसा दिया। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने काफी कड़े शब्दों में कहा कि उन तत्वों और समूह के खिलाफ कार्रवाई दिखनी चाहिए जो पठानकोट के हमले में शामिल है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और वायुसेना प्रमुख सुब्रत राहा ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। उन्होंने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई चूक रह गई। मारे गए आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान के हथियार और साजो सामान बरामद हुए हैं, जो कि सुरक्षा एजेंसियों के दावों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो। किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा। इसके पहले मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर खान जाजुआ से बात की। सोमवार की शाम भारत की ओर से औपचारिक रूप से पाकिस्तान को वो सारे सबूत दिए जा चुके थे जो आतंकी हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी थे। पाकिस्तान ने सूचना की औपचारिक तौर पर पुष्टि भी की है। इस हमले के बाद 15 जनवरी को इस्लामाबाद में प्रस्तावित विदेश सचिवों की बैठक पर भी संशय के बादल बढ़ा रहे हैं। अब गेंद पूरी तरह नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख राहिल शरीफ के हाथ में है, क्योंकि भारत ने जो तथ्य दिए हैं वे कार्रवाई करने के लायक हैं और उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान की तरफ से इस पर गंभीरता दिखाई गई तो विदेश सचिव स्तर की वार्ता संपन्न हो सकती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। पठानकोट आतंकी हमले पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं। कांग्रेस ने एनडीए सरकार की पाक नीति पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए गैर जिम्मेदारी का आरोप लगाया है। पठानकोट में आतंकी हमला खत्म होने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किस आश्वासन के बाद बातचीत फिर से शुरू की गई। साथ ही कांग्रेस ने 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे के दौरान हुई बातचीत का ब्यौरा भी मांगा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड द यूपीए गवर्नमेंट वर क्लियर दैट इट हैज टू बी एन अप्रोच ऑफ outcome over optics. That approach has been reversed. It's optics first and outcome later. वहीं कई दूसरे राजनीतिक दलों ने भी पाकिस्तान के साथ वार्ता रोकने की मांग की है। ये वार्ता करने का उपयुक्त माहौल नहीं है। हम पार्टी हमारी मांग करती है कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव स्तर की वार्ता है उसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। बीजेपी की केंद्र और महाराष्ट्र में सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान कभी भी अपने साथ कोई वार्ता नहीं करना चाहता, किसी विषय पे चर्चा करने का उनका कोई मकसद नहीं है। पाकिस्तान का मकसद इतना है कि भारत में अस्थिरता फैला के वो अपनी राजनीति वहाँ के जो नेता लोग हैं जो सत्ता में होते हैं वो करना चाहते हैं, और हमारे सामना में जो लिखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जब पठानकोट में सुरक्षा बल आतंकवादियों से लड़ रहे थे उस समय राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के मित्रों को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पर है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की जहाँ बात होती है वहाँ पर एक स्वर में एक भावना, और वो भावना राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, और इसमें किसी तरह की सियासत नहीं। पठानकोट में 3 दिनों के बाद आतंकियों पर काबू पाया जा सका। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान यात्रा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता 15 जनवरी को इस्लामाबाद में होनी है। श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि मामले में आज आम आदमी पार्टी के 6 नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। उनके अलावा उनकी तरफ से गवाह के रूप में रजत शर्मा ने भी बयान दर्ज करवाए। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को डीडीसीए मानहानि मामले में बयान दर्ज कराया। पटियाला हाउस अदालत में उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उनकी और उनके परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अरुण जेटली ने डीडीसीए अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितता से इनकार किया।
This was a criminal defamation complaint, and complainant Shri Arun Jaitley ji, he recorded his statement. He produced all the evidence whereby these accused had made certain false and defamatory statements. अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास, संजय सिंह, आशुतोष, राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि जेटली के कार्यकाल के दौरान डीडीसीए में कई घोटाले हुए। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने दीवानी और फौजदारी के 2 मामले दर्ज करवाए हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दीवानी और पटियाला हाउस कोर्ट में फौजदारी का मामला दर्ज करवाया है। राजनीतिक नेताओं की जीत तभी होती है जब वो सड़क पर राजनीति जीत जाएं। इस कोर्ट से चाहे जो भी फैसला आए, लेकिन जेटली और अरविंद केजरीवाल के बीच हो रही इस जंग में असली जीत तभी होगी जब वो जनता के अदालत से विजयी पताका फहराएंगे। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाया है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों में गिरावट से सरकार को हुई बचत के पैसों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। भारत के लिए टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बीच भी देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज बनी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार का जोर आधारभूत संरचनाओं में निवेश पर है। उन्होंने दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमी से सरकार को राजस्व की काफी बचत हुई है, जिसका इस्तेमाल इन परियोजनाओं में किया जाएगा। As a result of enhanced public investment, even private sector players who had got bogged down in their disputes with the highway authorities have now re-entered the field back. And a positive response is clearly visible. वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में आधारभूत संरचनाओं पर सबसे ज्यादा जोर होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे जल्द ही 400 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए बोली आमंत्रित करेगी। The budget has provided them with extra resources. They've collected some money from tax-free bonds. They intend mobilizing international investment. The LIC has made a lot of long-term capital available to them. And that's an area in which directionally I think they are now moving on to the right track. गौरतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक व्यय के लिए 1025 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसमें से 70,000 करोड़ रुपए रोड और रेलवे में निवेश किए गए थे। जानकारों का मानना है कि आगामी बजट में सरकार का जोर आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने पर हो सकता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्वोत्तर में आए भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भूकंप पीड़ित मणिपुर के तमेंगलोंग और असम के सिलचर में तैनात हैं। वहीं मणिपुर के भूकंप पीड़ित इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। राज्य के शिक्षण संस्थानों को हफ्ते भर के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने पीड़ित इलाकों में मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। सोमवार तड़के आए इस भूकंप में अब तक 8 जाने जा चुकी हैं, जबकि 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 33 की हालत गंभीर है। और अब बात ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर की, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और बाढ़ की वजह से यह इलाका सड़क और रेल मार्ग से पूरी तरह कट चुका है। बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं और जानवरों को भी ऊंची जगहों पर पनाह लेनी पड़ी है। मुंबई में केसी गांधी स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र प्रणव धनावड़े ने स्कूल क्रिकेट में नाबाद 1000 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बना डाला। क्रिकेट के मैदान पर ऐसा कारनामा पिछले 117 वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। प्रणव ने अपनी 1009 रनों की पारी में 323 गेंदों का सामना किया। 10वीं के छात्र प्रणव ने एक दिन में 199 गेंदों पर 652 नाबाद रन बनाए और कल ही बड़ा धमाका कर दिया था। प्रणव ने अपनी इस पारी में अब तक 59 छक्के 129 चौके लगाए। प्रणव की इस पारी के चलते उनकी टीम ने 1465 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी। प्रणव ने दूसरे दिन अपनी 652 रनों की पारी में 78 चौके और 30 छक्के लगाए। क्रिकेट के मैदान में सबके छक्के छुड़ाने वाले इस छात्र के पिता एक रिक्शा चालक हैं। उन्होंने ये रन आर्य गुरुकुल स्कूल के खिलाफ खेलते हुए बनाए। तो इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सरोज होमी कपाड़िया का मंगलवार को निधन हो गया। कपाड़िया साल 2010 से 2012 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने वोडाफोन समेत कई मामलों में अहम फैसले दिए थे। तमिलनाडु सरकार ने एक तमिल और एक अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज कराए हैं। अखबार पर बीते दिनों बाढ़ से संबंधित कुछ विवादित खबरें प्रकाशित करने का आरोप है। लोगों को महंगाई से राहत देने और घरेलू बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 5000 टन दाल आयात करने के लिए टेंडर जारी किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज और धातु व्यापार निगम यानी MMTC को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने एक समारोह में शैल मायराम की किताब इजराइल एज द गिफ्ट ऑफ द अरब्स लेटर फ्रॉम टेल अवीव का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस किताब में इजराइल के अशांत क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बखूबी दर्शाया गया है। लगभग 100 पाकिस्तानी नागरिक आतंकी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक के लिए रवाना हुए हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह के मुताबिक इन नागरिकों में महिलाएं भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर चीन के निंगशिया इलाके में एक बस में हुई आगजनी से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 32 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है। IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपी क्रिकेटर अजीत चंदेला और हिकेन शाह के मामले में सुनवाई 18 जनवरी तक टाल दी गई है। मामले में तीसरे आरोपी पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ ने अपना पक्ष रखने के लिए और वक्त मांगा है। बांग्लादेश में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर नाम वापस लिया है। टूर्नामेंट अगले महीने 27 जनवरी से शुरू होगा। अमेरिका ने फॉक्सवैगन पर मुकदमा दर्ज किया है। कंपनी पर सभी ब्रांडों सहित करीब 6 लाख डीजल वाहनों में उत्सर्जन जांच को चकमा देने वाले उपकरण लगाने का आरोप है। इस मामले में फॉक्सवैगन को $20 अरब से ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। मंगलवार को हार्बिन में चल रहे इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत हुई। इसमें बर्फ से बहुत खूबसूरत और आकर्षक मूर्तियां और इमारतें तैयार की जाती हैं। सेपोरो, नॉर्वे और क्यूबेक के बाद ये फेस्टिवल दुनिया का चौथा बड़ा आइस फेस्ट है।